यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब आज हम क्लास थर्ड में 100 MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के अलावा आप कोई सा भी एग्ज़ाम में भी आप नर्सिंग का एग्ज़ाम देते हैं, MP ग्रुप 5 का स्पेशली अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, MHSRB का एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ाम पर्पज़ से यहाँ पे जो सीरीज़ आपको डेली अपडेट की जा रही है, प्लीज़ आप लोग देखा कीजिए, जिससे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए सीरीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेंगी। तो अलग अलग जगह के एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं, ये चीज़ मैं हर एक क्लास में आपको रिपीट करती हूँ। तो जहाँ के भी पेपर्स होते जा रहे हैं उन पेपर्स को चैनल पे अपडेट किया जाता है, और आपको पेपर जहाँ से भी अरेंज हो पाते हैं आप लोग प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देखा कीजिए कि कहाँ के एग्ज़ाम में क्या चीज़ पूछी गई है। इससे आपको एक पर्टिकुलर आइडिया होगा कि नर्सिंग तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हैं, सिलेबस नर्सिंग का सभी सेम ही है। INC डिसाइड करेगा आपका सिलेबस, तो आपका सिलेबस तो सेम है। आपको बस एग्ज़ाम में बेस्ड ऑन क्वेश्चंस के या फिर बेस्ड ऑन CHO स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर का पेपर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन बस चेंज आपके हो जाते हैं, बट सिलेबस आपका वही सेम रहता है। तो आप लोग प्लीज़, मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी जगह के पेपर ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, आपको उससे एक आइडिया ज़रूर मिलते रहेगा। ग्रुप 5 के MP के पेपर जो भी लोग PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, टोटल 10 पेपर अवेलेबल हैं। आप मेरे डायरेक्ट WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है, कई बार एग्जाम्स में आया है आपके लिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, एट व्हाट पॉइंट इन टाइम इज द पॉपुलेशन असेस्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट एग्जाम में आती है, ध्यान से देखिए, क्रूड बर्थ रेट को असेस करने के लिए किस टाइम का यूज़ यहाँ पे किया जाता है, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 30 जून को। तो कब है ये टाइम पीरियड, यहाँ पे जो टाइम पीरियड पूछा गया है पर्टिकुलरली, इस टाइम पीरियड पर यह जो चेक किया जाता है क्रूड बर्थ रेट, तो ये असेस की जाती है कब, 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को जो क्रूड बर्थ रेट है, मिड ईयर जिसको हम कहेंगे, वो क्या है, 1 जुलाई। इसमें एनुअल नंबर ऑफ क्रूड बर्थ रेट क्या है, एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो क्रूड बर्थ रेट के लिए एक जो डेट आपको याद रखना है वो होती है 1 जुलाई। क्या है, 1 जुलाई। तो यहाँ पर निकालेंगे कैसे आप, CBR, टोटल नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो इससे आपकी क्रूड बर्थ रेट है जो निकल के आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जर्म थ्योरी आती है आपको, सेल्फ डेफिसिट थ्योरी आती है, नर्सिंग थ्योरी आती है, अलग अलग थ्योरीज हैं जो नर्सिंग की वो एग्जाम में आपको आती हैं। तो जर्म थ्योरी है डिसीज की किसने दी थी, रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने, ल्यूवेन हॉक ने की, एम्ब्रॉइस पैरे ने। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी लुइस पास्चर ने। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपकी बॉडी में किस तरीके से एंट्री करेंगे, किस तरीके से डिसीज़ को कॉज करेंगे। तो यहाँ पर जो जर्म थ्योरी की मेन डिस्कवरी किसने की, लुइस पास्चर ने। आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री कैसे होती है और आपको ये डिसीज़ कैसे कॉज कर रहे हैं, वो सब जर्म थ्योरी में बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, अ गुड इंडिकेटर ऑफ द अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ कंट्री इज। तो किसी भी देश की जो हेल्थ स्टेटस है, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, उनकी अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन और इफेक्टिवनेस का सही तरीका कैसे पता चलेगा, किससे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से, हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाइंग रेट से, या फिर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डेले स्क्वेलेज UP के एग्जाम में बहुत आते हैं, मे भी हो सकता है आपको MP के पेपर में आ जाए इस बार। तो गुड इंडिकेटर होगा, गुड इंडिकेटर है किसी भी देश की हेल्थ फैसिलिटी के बारे में जो बताएगा वो होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसलिए क्योंकि जिस भी स्टेट की सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, वन उस स्टेट को क्या कहा जाता है कि वो वेल हेल्थ केयर फैसिलिटीज से अच्छा स्टेट है। बट एज ऑन हम बात करते हैं तो सबसे वर्स्ट स्टेटस है जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये MP का था पहले। कहाँ का था, MP का था, बट नाउ डेज UP का है। आप इसको एक बार फिर भी
रिजेक्ट जरूर कर लेना। पहले एमपी का था, सबसे ज़्यादा IMR मतलब सबसे ज़्यादा जो इन्फेंट की डेथ होती थी 1000 पर, वो एमपी में होती थी। नेक्स्ट वन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन सिम्टम ऑफ डिसीज इज नोन एज। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जो टाइम पीरियड है जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करेगा और अपने साइन सिम्टम दिखाएगा तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल पीरियड, लेटेंट पीरियड, क्वारंटाइन या फिर इंक्यूबेटरी पीरियड। तो ये टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड, और हर एक डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। आफ्टर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर द नर्स शुड डिस्कार्ड द यूज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन IV सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड विन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर हो गया। आफ्टर दैट ट्रांसफ्यूजन के आपको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है IV सेट किस कलर के बिन में डिस्कार्ड करना है? रेड, येलो, ग्रीन या फिर ब्लू में? किस कलर के जो बिन में आप इसको डिस्कार्ड करेंगे? तो जो बिन आप यहाँ पे अपनाएंगे वो होगा आपका रेड कलर का। कौन सा? रेड कलर का। येलो में तो ब्लड रिलेटेड गॉज वगैरह डालेंगे, लेकिन यहाँ पे IV सेट की बात की जा रही है, तो आप किस में डिस्कार्ड करेंगे? रेड में। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एस्टेब्लिश्ड। तो किस साल, क्या है, किस साल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई थी? ऑप्शन में है आपको 1975, 1976, 1977 या फिर 1978। तो जब ये स्थापना की गई थी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की, तो स्थापना हुई थी 1976 में। कब? 1976 में। तो यहाँ पर आपको मेनली जो अलग अलग जगह के, या फिर हम ये कह सकते हैं जितने भी अलग अलग जगह जो भी स्थापनाएं हुई हैं वो आपको एग्ज़ाम में आती हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर याद करके जाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। डिजिटल इंडिया कैंपेन कब लॉन्च किया गया था? डिजिटल इंडिया कैंपेन में क्या किया गया था कि बहुत सारी चीज़ों को जो आप कैश यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट UPI आ गया था, फिर आपको फ़ोनपे आ गया था, ये सब चीज़ें। डिजिटल इंडिया कैंपेन कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। कब? 2015 में। नेक्स्ट वन इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्लोरीन सॉल्यूशन शुड द हाउस कीपिंग स्टाफ यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड पैन ऑफ COVID-19 पेशेंट। COVID-19 का पर्सन है, अभी रिसेंट में कोविड फिर से फैलने लगा है, बट आई डोंट नो कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है या नहीं, बट टेस्ट करा रहे हैं तो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। तो यहाँ पर COVID-19 पेशेंट के लिए जो क्लोरीन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्लोरीन का अमाउंट कितना होता है? 0.5%, 1%, 2% या फिर 2.5%। तो क्लोरीन का सॉल्यूशन कितना होगा? 0.5%। कितना? 0.5%। नेक्स्ट वन इज विच केयरिंग फॉर पेशेंट विथ MRSA इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। तो यदि आप पर्सन को MRSA जो दिया जा रहा है, तो यहाँ पर MRSA इन्फेक्शन का पर्सन है, तो कौन सा प्रिकॉशन आप यहाँ पे अपनाएंगे? MRSA का फुल फॉर्म होता है मैथिस्लिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। क्या है? मैथिस्लिन स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन है जिसमें कुछ एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस रहेंगी, मतलब असर ही नहीं करेंगी कुछ एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन में। तो जो इन्फेक्शन आप प्रिकॉशन करेंगे वो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। क्या है? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। यहाँ पर ये जनरली हॉस्पिटल में तो होता ही होता है और हेल्थ केयर फैसिलिटी में सबसे ज़्यादा फैलता है। तो इसके MRSA में क्या होगा? आपको स्किन कॉन्टैक्ट यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन कैसे होगा? स्किन कॉन्टैक्ट से। तो यहाँ पर आप जो चीज़ प्रिकॉशन अपनाएंगे वो कौन सा होगा? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। MRSA का फुल फॉर्म आता है तो मैथिस्लिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज DHAP regimen used in the management of non-Hodgkin lymphoma does not include which of the following drug। ये क्वेश्चन स्पेशली MP में आपको आ सकते हैं, आए भी हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में। तो यहाँ पर जो DHAP रेजिमेन है, क्या है?
DHAP रेजिमेन है, जैसे आपने डॉट्स पढ़ा है वैसे ही आपने जो MDT पढ़ा है, ART पढ़ा है वैसे ही है DHAP रेजिमेन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ड्रग है जो कि नॉन हॉकिंग लिम्फोमा, क्या है, नॉन हॉकिंग लिम्फोमा को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें DHAP रेजिमेन में कौन सी मेडिसिन शामिल नहीं है? तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है जो कि नॉन हॉकिंग लिम्फोमा को ट्रीट करने में यूज़ किया जाएगा। तो DHAP में ऑप्शन में आपको डॉक्सोरिबोफ्लोक्सिन, हाइड्रोस साइट्रावाइन, सिस्प्लास्टिन या फिर रेटुक्सिमैब क्या है जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा? अब मैं आपको बताऊं कि जो इंक्लूड है, फर्स्ट है डेक्सामेथासोन, क्या है, डेक्सामेथासोन यहाँ पे यूज़ किया जाता है, साइट्राविन यूज़ किया जाता है, सिस्प्लास्टिन यूज़ होता है, लेकिन डॉक्सोरिबोफ्लोक्सिन है जो यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए दोनों टाइप के बताए गए, नॉन हॉकिंग लिम्फोमा के, हॉकिंग लिम्फोमा के। तो अभी हमने DHAP रेजिमेन पढ़ा, इसमें जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपकी रेजिमेन में क्या, मेनली आपको 3 ड्रग के नाम याद रखना है। डेक्सामेथासोन जो कि एक स्टेरॉइड है, हाई डोज HA का मतलब यहाँ पर है हाई डोज साइट्राविन, और P का मतलब है यहाँ पर सिस्प्लास्टिन, क्या है, सिस्प्लाटिन। तो यहाँ पर 3 मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, अब है RFND रेजिमेन। यहाँ पर अभी आपने पढ़ा DHAP, अब है RFND रेजिमेन। यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉन हॉकिंग लिम्फोमा डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। अब यहाँ पर जैसा आपने अभी पढ़ा DHAP, अब यहाँ पे RFND, क्या है, RFND जो रेजिमेन यूज़ किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आप मल्टी ड्रग या फिर कॉम्बिनेशन है यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर RFND रेजिमेन है, क्या है, RFND रेजिमेन है। तो यहाँ पे सभी मेडिसिन इंक्लूडेड हैं किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में है रिटुक्सिमैब, माइटोजेंट्रॉन, डॉक्सोरिबोफ्लोक्सिन, फ्लूडाविन। तो जो मेडिसिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ये जो RFND और DHAP है, ये सभी क्या है, कीमोथेरापेटिक ड्रग्स के नाम है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे नहीं है ड्रग वो क्या है, वो है डॉक्सोरिबोफ्लोक्सिन, क्या है, डॉक्सोरिबोफ्लोक्सिन। अब यहाँ पर जो RFND रेजिमेन यूज़ किया गया है, क्या है, RFND रेजिमेन यूज़ किया गया है, इसका मेन यूज़ किसके लिए है? तो ये जो RFND है वो कौन सी, वो डॉक्सोरिबोफ्लोक्सिन। और ये दोनों RFND और जो DHAP, ये दोनों नॉन हॉकिंग लिम्फोमा के लिए एज अ कीमोथेरापेटिक रेजिमेन है। नेक्स्ट वन इज किशोरी शक्ति योजना या स्कीम मीन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विच हेल्थ प्रोग्राम। जो किशोरी शक्ति योजना आई थी, क्या है, किशोरी शक्ति योजना, किशोरी का मतलब है एडोलेसेंट गर्ल्स। तो किशोरी शक्ति योजना के तहत जो एडोलेसेंट गर्ल्स इंक्लूड की गई हैं, अकॉर्डिंग टू WHO के 10 से 19 साल तक एडोलेसेंट पीरियड कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रोग्राम के तहत किशोरी शक्ति योजना लाई गई? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सर्विसेज और ICDS, या फिर मिड डे मील प्रोग्राम। तो किशोरी शक्ति योजना लाई गई थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत, इसके तहत ICDS के तहत। आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सर्विसेज का नाम याद रख सकते हैं, या फिर ICDS जिसकी स्थापना हुई थी कब, 1975 में। तो अब यहाँ पे आपको किशोरी शक्ति योजना या फिर किशोरी शक्ति स्कीम एग्जाम में आ सकती है, जिसमें 11 से 18 साल तक के, किसमें 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप की गर्ल्स को इंक्लूड किया गया था। लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत इसको लॉन्च किया गया था। तो किशोरी शक्ति योजना में आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक तो इसका लोगो आपको आ सकता है, दूसरा किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना किसके तहत लाई गई थी? तो ICDS स्कीम के तहत इसको लाया गया था
11 से 18 साल तक की एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए, जिसमें एडोलेसेंट गर्ल्स को क्या करना है, सेल्फ रिलायंट, एम्पावर, अपने आप के ऊपर किस तरीके से अपनी केयर करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज देने के लिए योजना लाई गई थी। तो सबसे पहले इस योजना को स्टार्ट किया गया था उड़ीसा में। कहाँ पर? किशोरी शक्ति योजना को सबसे पहले लॉन्च किया गया था उड़ीसा में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स कैन स्टेट गवर्नमेंट यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत इन देयर स्टेट। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम एग्जाम में नर्सिंग में खूब आती है। तो जो PMJAY स्कीम है, अकॉर्डिंग टू दैट PMJAY स्कीम के किस प्रोग्राम के तहत या फिर कौन सा मॉडल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया था कि इस योजना पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एश्योरेंस मॉडल ओनली, इंश्योरेंस मॉडल ओनली, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इम्प्लीमेंटेशन एश्योरेंस और इन एश्योरेंस और मिक्स्ड मॉडल ऑफ देयर चॉइस। तो PMJAY स्कीम एग्जाम में खूब आई है आपको, यदि आपको याद ना हो तो पूरा आप एक बार इसके बारे में पढ़ लें। तो PMJAY स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ पर 5 लाख तक का तो जो अमाउंट है वो सेट किया जाता है PMJAY स्कीम के तहत कि 5 लाख पर एनम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो PMJAY स्कीम है तो मॉडल अपनाया गया था इसको कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, तो वो का फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इम्प्लीमेंटेशन एश्योरेंस और इन एश्योरेंस और फिक्स्ड मॉडल ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर एश्योर्ड और इन एश्योर्ड दोनों तरीके के मॉडल अपनाए गए थे। किसके लिए? PMJAY स्कीम के लिए। और इसका जो अमाउंट पूछते हैं वो होता है 5 लाख। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको हु आर द हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर अंडर द आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन होते हैं? चूजन आशा वर्कर, स्कूल टीचर, मल्टीपर्पज़ वर्कर या फिर महिला आरोग्य समिति। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर होते हैं वो होते हैं स्कूल के टीचर्स। कौन? स्कूल के टीचर्स। हर एक स्कूल से 2 टीचर्स को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर डिक्लेयर किया जाता है एज ऑन आयुष्मान भारत योजना के तहत। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन होते हैं? हर एक स्कूल के 2 टीचर। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मेल टीचर है या फीमेल टीचर है, कोई भी 2 टीचर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन बीइंग सेटअप अंडर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत योजना के तहत जो साउथ ईस्ट एशिया का एक तो हेडक्वार्टर पूछते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया का हेडक्वार्टर WHO का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पर कौन सा रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म रहेगा? क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। तो यहाँ पर जो इंक्लूड होगा, जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा वो होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। साउथ ईस्ट एशिया का WHO का हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली। जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करके दी गई है उसके बाद भी यदि आगे तक जाती है तो वो प्रेगनेंसी कहलाएगी। यहाँ पर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगी? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। यहाँ पर EDD कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? टोटल ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी यदि आता है आपको तो वो होता है 280 दिन या फिर 40 वीक। यदि इससे ज़्यादा प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो वो कहलाती है क्या? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। फुल टर्म प्रेगनेंसी की बात करें तो 9 मंथ या फिर 38 वीक हम कह सकते हैं, लेकिन जो जो डिलीवरी है 37 वीक के पहले ही हो जाती हैं वो कहलाती हैं प्री टर्म। और यदि 42 वीक्स के बाद जाती हैं तो वो कहलाती हैं पोस्ट टर्म। और नॉर्मल कितना ड्यूरेशन रखा जाता है? 40 वीक्स और 280 डेज। तो यहाँ पर कैलकुलेट कैसे की जाती है EDD? कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे, LMP का पहला दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे ऐड करके है जो आपकी EDD कैलकुलेट करके निकाली जाती है। ये क्या है? नेगल्स रूल है, एग्जाम में आपको आता है जो मैंने अभी आपको बताया। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के साइन आते हैं मेनली एग्जाम में। तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या होगा कि जो वर्निक सिजोसा है, बेबी के ऊपर जो चीज़ी सब्सटेंस लगा होता है वो एब्सेंट रहेगा। प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन होगा,
फिर होगा स्कैंटी सैफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम जो क्लियर कॉन्साइज कलर का होता है, ओलिगोहाइड्रोनियस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी 36 वीक के बाद आगे को कंटिन्यू होती है वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो AFI इंडेक्स है वो कम होने लगता है। जब AFI इंडेक्स कम होगा, एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो वो कहलाता है ओलिगोहाइड्रोनियस। पोस्टर्म प्रेगनेंसी में ओलिगोहाइड्रोनियस देखने को मिलेगा। बच्चे के जो नेल्स हैं उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेबी की स्किन क्या है, रिंकल्ड देखने को मिलेगी। तो ये सभी क्या है, साइन है पोस्टर्म प्रेगनेंसी के। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होगा कि जो डिलीवरी है, डिलीवरी की जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है वो बहुत फास्ट हो जाए, स्पेशली अंडर 2 आवर में। मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बेबी का एक्सपल्सन होगा। तो ये जब सर्वाइकल डायलिटेशन से लेकर बेबी के एक्सपल्सन तक की स्टेज है विदिन 2 आवर में हो जाती है तो ये कहलाएगा प्रेसिपिटेट लेबर। फिर आता है यहाँ पर जो ऑप्शन में बताया गया है स्मॉल फॉर डेड बेबी। स्मॉल फॉर डेड बेबीज का मतलब है ऐसे बेबी जिनका जो पूरा टर्म प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट रहा है, 40 वीक्स के बाद भी उनका जो वेट है वो क्या है, बिल्कुल कम है। तो क्या कहलाते हैं, स्मॉल फॉर डेड बेबी या फिर रिटार्डेड बेबी, ग्रोथ रिटार्डेड बेबी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेज ऑफ लेबर एपिजियोटोमी इज परफॉर्म्ड। तो एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी क्यों की जाती है, बेबी का जो हेड है वो वेजाइना में क्या होने लगता है, फंसने लगता है, इसलिए एपिजियोटोमी की जाती है। एनल एरिया वेजाइना के बीच में कट लगाया जाता है तो वो प्रोसीजर कहलाता है एपिजियोटोमी। जो अब एपिजियोटोमी कौन सी स्टेज में की जाती है, तो बेबी का हेड कौन सी स्टेज में बाहर आता है, तो वो आएगा सेकेंड स्टेज में। तो एपिजियोटोमी भी की जाएगी सेकेंड स्टेज में। सर्जिकल इंसिजन लगाया जाएगा पेरिनियम और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के बीच में। और यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में एक कट लगाया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो बेबी का हेड है, जो पेल्विक प्रेशर इसके पड़ने के कारण बेबी है जो इजीली एक्सपेल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसीलिए एपिजियोटोमी की जाती है। इसके फिर टाइप्स भी होते हैं तो वो भी आप मीडियोलेटरल ट्रांसवर्जन जे शेप्ड एपिजियोटोमी। जनरली जो सक्सेसफुली होती है वो होती है मीडियन और मीडियोलेटरल को मेनली है जो डॉक्टर्स प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स और जे शेप्ड एपिजियोटोमी के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच सिम्टम इज डिफ्रेंशिएट प्री एक्लेम्सिया टू एक्लेम्सिया। अब दोनों कंडीशन क्या है, प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लड प्रेशर, जब प्रेगनेंसी में BP बढ़ेगा वो कंडीशन एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। अभी अब दोनों में ऐसा कौन सा सिम्टम है जो प्री एक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया से डिफर करेगा, अलग करेगा, कन्वल्जन्स, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया या फिर एडिमा। तो जो साइन प्री एक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया से डिफ्रेंशिएट करेगा, अलग करने का काम करेगा, वो होंगे कन्वल्जन। कभी भी जो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है इसमें कन्वल्जन्स नहीं आते हैं, लेकिन एक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स आते हैं। और जो ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में आती है तो वो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, MgSO4 है, जो ट्रीट करने के लिए दी जाती है एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के लिए। लेकिन MgSO4 के भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, दैट मीन्स कुछ केस में हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर यदि डिफ्रेंशिएट करने का एक सिम्टम पूछते हैं तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होना, प्रोटीन यूरिया, एडिमा, कन्वर्जन। लेकिन कन्वर्जन जिसको हम क्या कह सकते हैं, सीजर्स कह सकते हैं, तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे एक्लेम्सिया, जिसको हम एक्लेम्प्टिक फिट्स भी कहेंगे। और ये क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केस में आएंगे एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट वन, ऑल आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ PPH एक्सेप्ट। तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है इसके सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। डिक्रीज्ड BP, इंक्रीज्ड BP, इंक्रीज्ड हार्ट रेट या फिर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। तो जो साइन है PPH के वो क्या है, सब हैं किसी एक को छोड़कर। तो BP जो पोस्टपार्टम हेमरेज है इसमें हमेशा ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या होगा, जब फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से तो BP कभी भी नहीं बढ़ता है, इवन क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर जो आपका साइन नहीं होगा तो यहाँ पर ऑप्शन में डिक्रीज्ड BP, इंक्रीज्ड हार्ट रेट या फिर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। तो PPH में अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml हो जाता है। हार्ट रेट भी बढ़ेगी, यहाँ पर ब्लड प्रेशर है कम होगा ना कि बढ़ेगा। तो यहाँ पर अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर होगा इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपको यदि आता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। क्योंकि कभी भी पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया फिर कोई भी फ्लूइड लॉस एग्जाम में आपको आता है तो कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर टाइप ऑफ PPH आते हैं तो प्राइमरी पोस्टपार्टम और सेकेंडरी। यदि आपको एग्जाम में ओनली कॉज पूछे
प्राइमरी सेकेंडरी ना दें। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज में जो मेन कॉज है पीपीएच का वो होता है यूट्राइन एटोनिसिटी। क्या होगा? यूट्राइन एटोनिसिटी है जो मेन कॉज होता है किसका? पीपीएच का। यदि प्लेसेंटा एक्सपल्सन के विदिन 24 आवर के अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो कहलाएगी प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। यूट्राइन एटोनिसिटी इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी पीपीएच। तो सेकेंडरी पीपीएच कब होगा? जब 24 घंटे से लेकर डिलीवरी के 24 घंटे से लेकर 6 वीक तक जो परपीरियम पीरियड है उसमें यदि ब्लीडिंग होती है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन कॉज है यूट्राइन एटोनिसिटी, लैसरेशन, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। यदि सेकेंडरी पीपीएच की बात करें तो प्राइमरी की बात करें तो यूट्राइन एटोनिसिटी, यदि सेकेंडरी की बात करें तो रिटेंड प्लेसेंटा। और रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब है जब प्लेसेंटा बेबी एक्सपल्सन के बाद भी विदिन 30 मिनट के भी बाहर ना आए तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिटेंड। आईवी रूट से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है यूट्रस को स्टिमुलेट करने के लिए। आईवी मिथादरिन दिया जाएगा और बाई मैनुअल मसाज की जाएगी यूट्रस की। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, इफ अ वुमन हैज नॉट बिगन टू मेंस्ट्रुएट टिल 16 ईयर ऑफ एज इट इज नोन एज। यदि कोई वुमेन 16 साल की एज तक उसके पीरियड्स आना स्टार्ट नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं आते हैं, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया, डिस्मेनोरिया, फिर पॉलीमेनोरेजिया। क्या कंडीशन कहलाएगी यदि 16 साल की एज तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी प्राइमरी एमनोरिया, क्योंकि कभी भी नहीं आए हैं, 16 साल तक की एज हो गई नहीं आए हैं तो ये कहलाएगा प्राइमरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया में ऐसा केस आएगा जिसमें पीरियड्स आपके पहले आते रहे लेकिन लास्ट 6 मंथ से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे हैं, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी एमनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। फिर आता है यहाँ पर पॉलीमेनोरिया। तो पॉलीमेनोरिया का मतलब होगा कि जो इंटरवल है जनरली जो 28 डेज का इंटरवल होता है उसकी जगह 21 डेज के इंटरवल में भी पीरियड्स आते हैं बार बार, तो वो कहलाएगा पॉलीमेनोरिया। मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया। मेट्रो का मतलब क्या है? ब्लीडिंग है जो इरेगुलर इंटरवल में हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेनोरेजिया में जो ब्लीडिंग हो रही है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेकिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो कहलाएगा मेनोरेजिया। मेनोमेट्रोरेजिया में दोनों कंडीशन कंबाइंड होंगी कि इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ साथ हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो कहलाएगा मेनोमेट्रोरेजिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर When uterine contraction occurring after 20 weeks of gestation before 37 completed weeks of gestation it is known as। तो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक का जेस्टेशनल पीरियड हो गया है लेकिन 37 वीक के पहले ही आना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, पोस्टर्म प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें 20 वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए लेकिन उसके 30 वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि टर्म प्रेगनेंसी मानी जाती है, उसके पहले ही पेन आना स्टार्ट हो जाए वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्री टर्म लेबर। क्या कहलाएगा? कहलाएगा प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच काइंड ऑफ मेडिकेशन इज यूज टू पोस्टपोन द प्रीटर्म लेबर। अब अभी हमने पढ़ा कि प्रीटर्म लेबर हो गया कि 37 वीक के पहले यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीटर्म लेबर। अब कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करेंगे जिससे हम प्रीटर्म लेबर को पोस्टपोन कर सकते हैं? दैट मीन्स यदि 37 वीक में कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होते हैं तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे जिससे क्या होगा? जो प्रीटर्म लेबर के जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो स्टॉप हो सके। टोकोलाइटिक्स एजेंट्स, ऑक्सीटोसिन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। कौन से एजेंट देके हम प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर सकते हैं, स्पेशली प्रीटर्म प्रेगनेंसी को, प्रीटर्म लेबर को? तो ये होंगे टोकोलाइटिक एजेंट। क्या होंगे? टोकोलाइटिक एजेंट। ये क्या काम करेंगे? जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनको इनहिबिट करने का काम करेंगे। यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उनको क्या करेंगे? इनहिबिट करने का काम करेंगे। कौन? टोकोलाइटिक्स एजेंट। और यदि यहाँ पर ये जो और मेडिसिन की यदि बात करें हम तो ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट का भी काम करेंगे। वे क्यों करेंगे? क्योंकि यदि ऑक्सीटोसिन दिया तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होंगे, लेकिन जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रीटर्म लेबर में आ रहे हैं, प्रीटर्म 37 वीक के पहले ही आ रहे हैं तो हम उनको इनहिबिट करने का काम करना है, जितने आ रहा है उनको रोकने का काम करना है। तो ये काम कौन करेगा? टोकोलाइटिक्स ड्रग्स। नेक्स्ट है यहाँ पर बबलर असेसमेंट इज यूज्ड इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो बबलर असेसमेंट यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी में? एंटीनेटल पीरियड में, इंटरनेटल पीरियड में, पोस्ट नेटल पीरियड में या फिर नन ऑफ द अबव।
तो बबलर असेसमेंट यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी में पोस्ट नेटल पीरियड में, आफ्टर द डिलीवरी है जो बबलर असेसमेंट यूज़ किया जाता है। बबलर असेसमेंट का मतलब है ब्रेस्ट, यूट्रस, बॉवल्स, ब्लैडर, लोची, एपिजियोटॉमी या फिर सी सेक्शन हुआ है तो कैसे इंसीजन है, ये सभी यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। और यहाँ पर जो ई का मतलब होता है, इसका मतलब इमोशंस भी होंगे कि मदर के डिलीवरी के बाद क्या इमोशंस देखने को मिल रहे हैं अपने बेबी को देख के, या फिर क्या आउटकम है माँ की, तो वो इमोशंस भी आ सकते हैं। तो बबलर असेसमेंट का आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हो। बबलर असेसमेंट में पोस्टमार्टम असेसमेंट होगा आफ्टर डिलीवरी, ब्रेस्ट से जो मिल्क सीक्रेट हो रहा है ना, यूट्रस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बावल्स, ब्लैडर और लोचिया किस तरीके का, ये सभी चीज़ें किसमें आएंगी, बबलर असेसमेंट में। नेक्स्ट इज द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो मदर को जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्विकनिंग। यदि प्रीमी पैरा मदर है तो 20 वीक के बाद होंगे, मल्टी है तो 16 वीक के बाद। जनरली आपको एग्जाम में आता है तो आपको मार्क करना है 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो कॉर्ड क्लैंप है यदि हम डिले करते हैं तो किस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेट होगी, दैट मीन्स ऐसे केस में बहुत जल्दी कॉर्ड को क्लैंप करना है। बेबी बॉर्न टू एनेमिक मदर, RH इनकम्पैटिबिलिटी, प्रीटर्म बेबी, बेबी विथ बर्थ वेट मोर देन 2.8 kg। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग का मतलब है कि हमें जो हम कॉर्ड क्लैंपिंग का ड्यूरेशन है उसके पहले ही हमें कॉर्ड को क्लैंप करना है, ना कि देर लगानी है। तो यदि बेबी एनेमिक मदर से बॉर्न हुआ है तब हमें कॉर्ड को डिले ही क्लैंप करना है। क्यों? क्योंकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है वो भी बेबी में चला जाएगा। प्रीटर्म बेबी है तो भी बेबी को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ब्लड भी चला जाएगा। यदि जिसका वेट 2.8 kg है, दैट मीन्स बेबी क्या है, नॉर्मल बर्थ वेट वाला बेबी है, तो इसमें हमें डिले कॉर्ड क्लैंप करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत किस केस में पड़ेगी, RH इनकम्पैटिबिलिटी में। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडी है, मदर की एंटीबॉडी बेबी को ट्रांसफर ना हो पाए, इसीलिए हमें एज अर्ली एज पॉसिबल कॉर्ड को क्लैंप करना है एंड देन आफ्टर द कट करना है। नेक्स्ट वन, इट इज़ डिफाइंड इज द टाइम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी इज नोन एज। तो टाइम पीरियड यहाँ पे पूछा है प्लेसेंटा एक्सपल्सन से लेके बेबी डिलीवर होने के बाद का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, परपीरियम, एंटीनेटल पीरियड, लोचिया या फिर पायरेक्सिया। तो यहाँ पर एक पीरियड कहलाता है परपीरियम पीरियड। जनरली कितने दिन का होता है, 42 डेज या फिर 6 वीक का पीरियड माना जाता है परपीरियम पीरियड। 6 वीक और 42 डेज का पीरियड माना जाता है परपीरियम पीरियड। और यदि इसी परपीरियम पीरियड में फीवर आ जाता है तो यह कहलाएगा परपीरियल पायरेक्सिया। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 टैबलेट ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की एक टैबलेट में कितना एलिमेंटल आयरन होगा, 40 mg, 50 mg, 70 mg या फिर 60 mg। तो जो आयरन की जो टैबलेट होती है तो उसमें कितना एलिमेंटल आयरन कितना होगा एक फेरस सल्फेट में, तो होता है 60 mg। कितना होगा, 60 mg रहेगा एलिमेंटल आयरन एक फेरस सल्फेट की टैबलेट में। और जो यहाँ पर इक्विवेलेंट है 60 mg एलिमेंटल आयरन इज इक्विवेलेंट टू 300 mg फेरस सल्फेट, 180 mg फेरस फ्यूमरेट और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट। यदि अब आपको एग्जाम में आता है कि 60 mg एलिमेंटल आयरन है तो किसके इक्वल होगा, तो होगा 300 mg फेरस सल्फेट हेप्टोहाइड्रेट के, 180 mg फेरस फ्यूमरेट के और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट के। ये आपको वॉल्यूम याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बीटा-2 ट्रांसफेरिन इज ए स्पेसिफिक टेस्ट डन इन विच कंडीशन। तो बीटा-2 ट्रांसफेरिन टेस्ट है किस कंडीशन के लिए किया जाएगा, एलर्जिक रेनाइटिस के लिए, लूपस वल्गैरिस के लिए, मलेरिया के लिए या फिर CSF राइनोरिया के लिए। तो किस केस में है जो बीटा-2 ट्रांसफेरिन टेस्ट है किया जाएगा, तो ये टेस्ट किया जाता है CSF राइनोरिया के लिए। किसके लिए, CSF राइनोरिया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। एक ऐसी कंडीशन होगी जो फ्लूइड है, क्या है, जो ब्रेन का ये फ्लूइड है क्या होने लगता है, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये नोज और साइनस के थ्रू आपके बाहर आएगा। जब आप नाक से आपकी जो पानी आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब यदि यही फ्लूइड कहाँ से आने लगे, नाक से आने लगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो ये कहलाता है क्या कहलाएगा, CSF राइनोरिया। अब CSF राइनोरिया को डिटेक्ट करने के लिए एक तरीके से सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट भी है, किसके लिए,
कि CSF फ्लूइड है जो आपका, क्या है, जो CSF फ्लूइड है वो बाहर किस तरीके से आ रहा है। तो इसके लिए टेस्ट किया जाएगा, वो कहलाएगा β2 ट्रांसपेरेंट टेस्ट है। और जो यहाँ पर वाटरी और रनी नोज है, इसमें आपका CSF तो नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। और जनरली CSF प्राइमोरिया देखने को मिलेगा जब है तो ब्रेन इंजरी हुई हो या फिर स्कल बोन्स में किसी भी तरीके का फ्रैक्चर। व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर फुल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षित बीमा योजना है 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो कवर अमाउंट है, पैसा है, वो कितना दिया जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो जो कवर अमाउंट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वो है कितना, 2 लाख, कितना, 2 लाख या फिर 2 लाख कह सकते हैं हम जिसको। तो ये लॉन्च हुई थी योजना 9 मई 2015 को। कब हुई थी, 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया था। लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जिनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने इसके लिए लॉन्च किया था 9 मई 2015 को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज। तो नंबर ऑफ कुछ नए केस आना किसी भी एक डिफाइंड पीरियड में क्या कहलाएंगे, इंसिडेंस केस, प्रिवलेंस पीरियड, पॉइंट प्रिवलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये कौन से केस कहलाएंगे, तो ये केस कहलाएंगे इंसिडेंस केस। कौन से केस कहलाएंगे, इंसिडेंस केस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। तो जैसे अभी यूपी में पेपर हुआ था, तो जो न्यूट्रिशनल वीक है कौन सा है या फिर वर्ल्ड फूड डे कौन सा है, खाद्य दिवस, ऐसे ही एंटी मलेरिया मंथ भी आपको लास्ट टाइम MP में आया था। तो ये है यहाँ पर एंटी मलेरिया मंथ। हम कब मनाते हैं, जून में। कब मनाते हैं, जून में। लोगों के लिए मच्छर किस तरीके से हमें भगाना है या फिर कौन सी मेथड के थ्रू लार्वा होने से रोकना है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। कब दी जाती है, जून में, क्योंकि जून में सबसे ज़्यादा मच्छर हैं जो ब्रीडिंग करेंगे, तो उसी को रोकने के लिए ये यहाँ पे बताया जाएगा। वाटर को किस तरीके से एक जगह भरने से रोकना, ये सभी चीज़ें जून में घर घर जाके भी इवन जो गांव में स्पेशली होती हैं। तो ये क्या है, एंटी मलेरिया मंथ। नेक्स्ट वन, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो पानी की जो हार्डनेस है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होगी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट के, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के, कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट के या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो पानी की जो हार्डनेस है, क्या है, पानी की हार्डनेस है, कहते हैं कि पानी, हमारे यहाँ का पानी बहुत हार्ड है। तो ये पता कैसे चलता है, कहीं कहीं आपने सुना होगा पानी में साबुन फट गई, लोकल लैंग्वेज की बात करें यदि हम, तो यहाँ पर वही है कि पानी की हार्डनेस का पता चलता है कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना ज़्यादा है। ये प्रेजेंट करेगा किसके लिए, पानी की हार्डनेस के लिए। टेम्पररी हार्डनेस होती है जो वाटर की, वो किसके कारण होगी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर, लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन बी सीन इन। तो लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है किसमें देखने को मिलेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, APH में, PPH में या फिर मल्टीपल जेस्टेशनल पीरियड में। लो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दैट मीन्स जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। तो ये किस केस में है जो कम इसका लेवल देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। किसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपको जो नॉर्सेट का 2 बार पेपर हो चुका है, 2020 और 21 में दोनों बार आया है क्वेश्चन है यहाँ पर, पेन इन काफ और डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट और हॉमन साइन में इंडिकेट। तो हॉमन साइन किस में देखने को मिलेगा कि जब आप पैर को डॉर्सी फ्लेक्शन वे में फोल्ड करेंगे तो पेन होगा आपको, इसको हम क्या कहेंगे, हॉमन साइन। और किस में देखने को मिलेगा, एन्यूरिज्म में, सेलुलाइटिस में, लिम्फेडीमा में या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। तो हॉमन साइन देखने को मिलेगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। इस तरीके से जो काफ मसल्स हैं यहाँ पर आपको पेन होगा जब भी आप पैर को अपना डॉर्सी फ्लेक्शन वे में टर्न करने की कोशिश करेंगे। तो साइन कहलाएगा हॉमन साइन। और ये किस डिसीज में देखने को मिलेगा, तो DVT और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में साइन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज टू मैनेज अपर GI हेमरेज ड्यू टू ईसोफेगल वेरिसेस। तो ईसोफेगल वेरिसेस के कारण जो अपर GI ब्लीडिंग हो रही है उसको हम कौन सी ट्यूब के थ्रू मैनेज करेंगे, T ट्यूब, पेनरोज ट्रेन, ET ट्यूब या फिर सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। ये ट्यूब एग्जाम में आती हैं।
तो यदि अपर जीआई हेमरेज हो रहा है तो ये जो हम ट्यूब यूज़ करेंगे वो होगी सेंगस्टन हेमरेज ट्यूब। इस तरीके से आपको सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है जो आपको एग्जाम में आती है और अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो यदि हमने MgSO4 का किसी को ओवरडोज दे दिया, मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज दे दिया, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एंटीडोट होना चाहिए। तो क्या यूज़ किया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, नेलोक्सोन, विटामिन के या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो एंटीडोट यूज़ किया जाएगा वो कौन सा होगा, वो कहलाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग माइंड इज एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिकल रियलिटी। तो प्रैक्टिकल रियलिटी से कौन सा जो माइंड है सेट रहेगा, हाइपर ईगो का, सुपर ईगो, आईडी या फिर ईगो। तो जो चीज़ें प्रैक्टिकल रियलिटी बेस्ड होंगी वो होंगी किसमें, ईगो में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, ईगो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। तो वर्टिगो में क्या होगा, आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो आप प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। तो ये किस में प्रॉब्लम के कारण होगा, मिडिल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर इनर ईयर। वर्टिगो टिनिटस से क्लासिकल साइन होते हैं मैनर्स डिसीज के, और इसमें कौन सा ईयर अफेक्ट होगा, तो वो होगा इनर ईयर। कौन सा, इनर ईयर। जो कोक्लियर पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे अफेक्ट होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर इनर ईयर में वर्टिगो की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। तो यदि हर्निया को सर्जरी के थ्रू रिपेयर किया जाता है, याद रखना रिपेयरिंग पूछे तो अलग है, काटा जाए वो अलग बात है। यहाँ पर कहा है कि रिपेयरिंग की जानी है तो क्या कहलाएगा, लेप्रोस्कोपी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोक्टोमी या फिर हर्नियोरेफ्री। तो जब अनास्टोमोसिस कहा जाए आपको, दैट मीन्स कुछ भी जोड़ा जाना है। रेफ्री कहा जाए मतलब रिपेयर किया जाना, टॉमी कहा जाए मतलब काट के उस चीज़ को अलग किया जाना। तो यहाँ पर सर्जिकल रिपेयरिंग पूछी जाती है तो वो कहलाएगा हर्नियोरेफ्री। क्या होगा, हर्नियोरेफ्री। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए इंट्राडर्मल रूट से ही क्यों इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज रैपिडली, इट डिफ्यूज स्लोली या फिर इट इज़ लेस पेनफुल। तो जो यहाँ पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इनको लगाने का एक रीज़न होता है कि बहुत स्लो होंगे, क्या डिफ्यूज़ होंगे, स्लो। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम भी है, स्लो इनका डिफ्यूज़न होगा तो आप उसको रिट्रीट कर सकते हैं। यदि आपने IV रूट से कोई भी चीज़ को टेस्ट किया तो उनको तुरंत एज एन फास्ट फॉरवर्ड तरीके से काम करेगी, जिसको ठीक करना आपके बस में नहीं होगा। इसीलिए जितने भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन कब लगते हैं, या तो कोई सेंसिटिविटी चेक की जानी हो, मेडिसिन की एलर्जी तो नहीं है, आपको इन सभी में इंट्राडर्मल रूट ही अपनाया जाता है। तो क्योंकि इनका डिफ्यूज़न कैसा होगा, बहुत ही स्लो होगा इसलिए। नेक्स्ट है यहाँ पर A nurse should monitor intake and output during oxytocin administration because the drug। तो जब आप ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या इनटेक और आउटपुट आपको मेजर करते रहना। इंक्रीज द थर्स्ट, इंड्यूस डायरेटिक इफेक्ट्स, कॉज टॉक्सिटी ऑफ किडनी या फिर कॉज वाटर रिटेंशन। क्या काम है जो कर सकते हैं, यदि आपने ऑक्सीटोसिन दिया तो आपको इनटेक आउटपुट मॉनिटर क्यों करना है, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन देंगे हम तो वाटर रिटेंशन का काम भी कर सकता है। क्या करेगा, ये वाटर रिटेंशन का काम करेगा। क्योंकि ये क्या करेगा, जब ऑक्सीटोसिन हमने दिया तो ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, उसी की तरह ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों मिलके क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो वाटर को रेगुलेट करने का काम तो ADH करेगा आपके ब्लड में, लेकिन जब यदि हमने ऑक्सीटोसिन लंबे टाइम तक दिया तो यही वाटर को इंटॉक्सिकेट करने का काम भी स्टार्ट कर देगा। इसीलिए क्या करना है, जब भी आप ऑक्सीटोसिन देते हैं तो इनटेक आउटपुट चार्ट को भी मैनेज करते रहना है और देखते जाना है। नेक्स्ट वन, स्वे बैक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड विथ। तो स्वे बैक अपीयरेंस किस बच्चे में देखने को मिलेगा, जिसको काइफोसिस होगा, लॉर्डोसिस होगा, टेलीपेज होगा या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सभी चीज़ें होंगी। तो स्वे बैक अपीयरेंस में बच्चा कैसा होगा, जिसकी जो बैकबोन होगी कैसी होगी, एक तरीके से हमें कह सकते हैं स्वान टाइप की देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वे बैक अपीयरेंस। और ये देखने को मिलेगा किसमें, लॉर्डोसिस के बच्चे में। देखिए
लंबर लॉर्डोसिस में बच्चे का शेप है जो कैसा होगा, आगे की तरफ झुका हुआ हो, गर्दन उठी उठी रहेगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वे बैक अपीयरेंस। और ये देखने को मिलेगा किसमें, लॉर्डोसिस के बच्चे में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज एफिशिएंट इन जनरेटिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस डेड सेल्स डैमेज्ड बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन। तो कौन से एपिथेलियल टिश्यू हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि जो डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर लें, बहुत जल्दी नई सेल्स को रीजनरेट करने का काम करेंगे। तो कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं, ट्रांजिशनल, कॉलुमनार, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम। कोई डेड सेल्स हैं तो उनको तुरंत रिप्लेस करने का काम करेंगे नई सेल्स को जनरेट करके, तो वो कहलाते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। क्या होंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो अब यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, यहाँ पर ओनली स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ के बारे में बताया है, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलुमनार और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ पर ये जो टिश्यूज़ हैं इनके आपको फंक्शन, क्योंकि अभी जो यूपी में पेपर हुआ था वहाँ पर यूट्रस की जो इनर लेयर है कौन से टिश्यूज़ से मिलके बनी होती है, तो सभी टिश्यूज़ के आपको एपिथेलियम, जो स्पेशली एपिथेलियम टिश्यू हैं और जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके आपको फंक्शन जरूर एग्जाम में आते हैं, वो कहाँ पर कौन से टिश्यू रहेंगे। तो आपको पूरा टिश्यू सेक्शन है जो एक बार रीड आउट कर लेना है, आपके एग्जाम में रखा हुआ जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इनहिबिट द ग्लूकागॉन सीक्रेशन। तो कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को सप्रेस करने का काम करेगा, अमीनो एसिड, एक्सरसाइज, सोमेटोस्टेटिन या फिर बीटा अगोनिस्ट। तो जो हार्मोन ग्लूकागॉन सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेगा वो होगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। क्या होगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। नेक्स्ट है, वाइट सेल्स आर सीन इन। तो वाइट सेल्स किस डिसीज में देखने को मिलेंगी, इम्यून ह्यूमोलाइसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो वाइट सेल्स हैं इनके लिए ये कब देखने को मिलेंगी, जब ऑक्सीडेटिव हीमोलाइसिस की प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस होती किसमें, G6PD डेफिशिएंसी में, तभी वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। तो वाइट सेल्स जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी होती है तब वाइट सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये क्या करेंगी, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा जो कि हीमोग्लोबिन के कारण ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेनली आपको यही याद रखना, वाइट सेल्स, G6PD डेफिशिएंसी, जब आपकी बॉडी में G6PD डेफिशिएंसी होगी, इसकी कमी होगी, तभी सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे इफ पेशेंट सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि पेशेंट है तो हम उसको कौन सी मेथड यूज़ करेंगे एयरवे ओपन करने के लिए, जब आपको डाउट है कि पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, यदि आपने कोई भी गलत मेथड यूज़ की तो तुरंत उसकी स्पाइन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट मेथड या फिर हेलमेट मेथड। जो मेथड यूज़ की जाएगी वो होगी जॉ थ्रस्ट मेथड। ये देखिए यहाँ पर कौन सी मेथड होगी, जॉ थ्रस्ट मेथड। इसमें आपको चिन लिफ्ट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर RTA का पेशेंट है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, तो हम इसमें जॉ थ्रस्ट मेथड यूज़ करके एयरवे को ओपन करेंगे, जिससे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। अदरवाइज यदि हमने रॉन्ग मेथड यूज़ की या फिर कोई और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट यूज़ किया तो भी स्पाइन कॉर्ड में इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए जॉ थ्रस्ट मेथड अपना के एयरवे को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन कीटो एसिडोसिस। तो कीटो एसिडोसिस के लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन या फिर ऑल्फैक्शन। तो यहाँ पर जो मेथड बेस्ट होगी कीटो एसिडोसिस को डिटेक्ट करने के लिए वो होगी यहाँ पर ऑल्फैक्शन। क्या होगी, ऑल्फैक्शन, क्योंकि पर्सन जब सांस लेगा तो उसकी जो ब्रीथ सांसें होंगी उससे आपको स्मेल टाइप से आएगी, कीटोन बॉडीज़ के कारण क्या होगी, आपको स्मेल आएगी। तो यहाँ पर बेस्ट मेथड क्या होगी, ऑल्फैक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व से क्या अफेक्ट होगा, टच, टेस्ट, स्मेल या फिर इक्विलिब्रियम। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व क्या है, वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। हियरिंग के साथ साथ बॉडी बैलेंस के लिए भी हेल्प करेगी, जो कोक्लियर पार्ट है वो।
तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी बैलेंस। तो यहाँ पर 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व क्या अफेक्ट करेगी? बॉडी बैलेंस और इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का कौन सा सिम्टम यहाँ पे नहीं है? ड्राई लिप्स, सेकीनेस, ब्लड विजन या फिर फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। तो क्या है जो इसका साइन नहीं है? तो हाइपोग्लाइसीमिया का जो साइन नहीं है वो है यहाँ पर ड्राई लिप्स होंगे, सेकीनेस होगी, ब्लड विजन होगा। लेकिन फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर आपको किस में देखने को मिलेगा? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, ना कि हाइपोग्लाइसीमिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स। कौन से जॉइंट्स हैं जो ईयर ऑसिकल्स का मतलब है मेलियस, इनकस, स्टेपस, इन तीनों हड्डियों के बीच में रहेंगे। इनको ईयर बोन और ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है। इन तीनों के बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं? साइनोवियल, फाइब्रस, सेकेंडरी कार्टिलेजियस या फिर प्राइमरी कार्टिलेजियस। तो यहाँ पर जो ईयर ऑसिकल्स है या फिर ईयर बोन्स है, मिलियस, इनकस, स्टेपस, तो इनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स। अब यदि इन बोन्स का शेप पूछें तो याद रखना है मेलियस, इनकस और स्टेपस। तो स्टेपस होगी स्ट्रिप शेप में, जो इनकस है वो एनविल शेप में होगी, और जो मेलियस है वो हथौड़े के शेप में होगी, जिसको हैमर कहेंगे हम। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ नोन एज। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है जो हम फूड लेके जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में? वो एलिमिनेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन या फिर इंजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड ले जाने की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? इंजेशन। क्या कहलाएगी? इंजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर एलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो एलन टेस्ट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शन के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलन टेस्ट किया जाता है किसके लिए? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। किसके लिए? प्रोसीजर है जिसको हम एलन टेस्ट कहेंगे कि हाथ जो आपके हैंड में ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, वो फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट है जो किया जाएगा। और यहाँ पर किसी भी तरीके का थ्रोम्बस रेडियल आर्टरी में डेवलप तो नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो ये टेस्ट जो एलन टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। एग्जाम में आपको आ सकता है कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, तो यह है एलन टेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जितने भी कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको होता है मेनली ये। तो ये किस नर्व के कंप्रेशन के कारण होता है? रेडियल नर्व के, अल्नर नर्व के, मीडियन नर्व के या फिर अल्नर आर्टरी के। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? मीडियन नर्व में कंप्रेशन के कारण ही देखने को मिलेगा, जिसमें नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, आपको लगेगा कि आपके हाथ में जान ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मुझे भी कभी कभी अपने लेफ्ट हैंड में फील होने लगती है ज़्यादा काम करते करते, इसलिए। तो यहाँ पर मीडियन नर्व कंप्रेस होगी, तब यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए हम क्या कहेंगे? कार्पल टनल सिंड्रोम। ये जनरली जो लोग लॉन्ग टर्म तक कंप्यूटर, स्पेशली आईटी वर्कर्स होते हैं, फिर लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, उनको ये चीज़ डेवलप होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर वॉल्व ऑफ हेंसनर इज प्रेजेंट इन। तो वॉल्व ऑफ हेंसनर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में, पैंक्रियाटिक डक्ट में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो जो वॉल्व ऑफ हेंसनर रहेंगे ये रहते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में। ये देख एक तरीके के फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फोल्ड्स हैं, ये देखने को मिलेंगे वॉल्व्स ऑफ हेंसनर। नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर एक तरीके के फोल्ड्स होते हैं लोअर साइड में। ये क्या करते हैं? यदि ये वेल डेवलप्ड हैं तो बैक फ्लो को रोक, लैक्राइमल सेक में वापस से जो नोज का जो फ्लो आ रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। तो ये क्या है? यहाँ पर ये कहलाते हैं वॉल्व ऑफ हेंसनर्स, और रहेंगे कहाँ पर? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच डायग्नोस्टिक टेस्ट डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए जो एक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है वो कहलाता है सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सिक टेस्ट। अब यहाँ पर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। टीबी के लिए किया जाता है माउंटेक्स टेस्ट, इसमें पीपीडी इंसर्ट किया जाएगा, जो प्रोटीन के जो डेरिवेटिव्स हैं आफ्टर 72 वीक के बाद सही रीडिंग दी जाएगी।
फिर आता है 10 जो यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको माउंटेक्स टेस्ट से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं कि क्या एडमिनिस्टर किया जाएगा, किस रूट से दिया जाएगा। फिर आता है टाइफाइड, तो टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट, सिफिलिस के लिए होता है VDRL टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है डिक टेस्ट और टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लिक्स टेस्ट। टेस्ट के नाम है, इन डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यूजुअल डोज ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, तो PPD माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरक्लिन टेस्ट में इंट्राडर्मल रूट से PPD इंजेक्ट किया जाता है कि पॉजिटिव है या नहीं, तो कितना है जो दिया जाता है 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो जो PPD का डोज दिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए वो होता है 5 IU, कितना 5 IU। नेक्स्ट है यहाँ पर Which of the following is an immediate treatment given to a patient with an excessive bleeding from an open fracture? यदि किसी को ओपन फ्रैक्चर है, मतलब हड्डी टूट गई, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर जिसपे स्किन क्या है, इंटैक्ट है, स्किन में से ब्लीडिंग आपको नहीं दिख रही लेकिन इंटरनली बोन है जो ब्रेक हो गई है, तो वो होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर। लेकिन ओपन फ्रैक्चर ब्लीडिंग दिख रही है आपको, तब आप कैसे मैनेज करेंगे। इमोबिलाइजेशन से, ब्रिंगिंग बोन्स टू नॉर्मल पोजीशन, ट्रीट फॉर शॉक या फिर प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। तो यदि क्लोज्ड फ्रैक्चर में पूछे तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी इमोबिलाइजेशन। ओपन फ्रैक्चर में पूछे तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना। तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रेशर ड्रेसिंग के साथ में। तो यहाँ पर आप मार्क किसको करेंगे, प्रेशर ड्रेसिंग। यदि यही चीज़ आपको क्लोज्ड फ्रैक्चर में कहते, क्लोज्ड फ्रैक्चर में ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ओनली अंदर बोन्स बस टूटेगी, तो इमोबिलाइजेशन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। लेकिन ओपन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पर, तो आप क्या करना है, पहले आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है विद द प्रेशर ड्रेसिंग के। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो जो लोग इंसुलिन शॉट लेते हैं वो उनके लिए बेस्ट रूट कौन सा होता है, IV के थ्रू लगाना है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल। तो जो लोग इंसुलिन का शॉट लेते हैं उनके लिए कौन सा रूट बेस्ट होता है, सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नो नॉट मी, रिएक्शन ऑफ द पेशेंट इज सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ, टर्मिनल पेशेंट या फिर कोबलर रॉस की थ्योरी के अकॉर्डिंग। आपको जैसे भी देना है इसका आंसर देना। कोबलर रॉस ने थ्योरी दी थी, ग्रीफ की थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग टर्मिनल पेशेंट है। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन वो कह रहा है, नो नॉट मी। कौन सी चीज़ यहाँ पर वो प्रेजेंट कर रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है, एंगर, बार्गनिंग कर रहा है, डिनाई कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है। इस चीज़ का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी कल अर्ली मॉर्निंग, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।